गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की जब जब बात की जाती है तो दो टर्म सबसे ज़्यादा दिमाग में आते हैं कि आईबीडी क्या होता है, आईबीएस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आईबीएस जो है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हमारे बॉडी की सबसे कॉमन बीमारी है। आईबीडी एक डेफिनेट डिजीज़ है, उसको कहते हैं हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ये आंतों की वो बीमारी है जिसमें आंतों में छाले हो जाते हैं। कोलन कैंसर क्या है? कोलोनिक कैंसर बहुत कॉमन है। कोलन कैंसर भी अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका कारण हमारी बदलती हुई डाइट है। अगर 50 प्लस का कोई व्यक्ति जिसको कि आंतों के कोई भी लक्षण हो रहे हैं, खास तौर में मेजर लक्षण ये है कि उसकी बाउल हैबिट्स में चेंज हुआ है। ऐसे दर्शक भी हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, जो यूथ डॉक्टर की तरफ आ रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनसे तो एक ही बात कहनी है कि अगर आप मेहनती व्यक्ति हैं और आप डेडिकेटेड हैं तो आप डॉक्टर बने। इस प्रोफेशन को लाइटली ना लें। इंसान को ज़िंदगी दो ही लोग दे सकते हैं, एक भगवान और दूसरा डॉक्टर। और शायद इसीलिए भारत देश में डॉक्टर्स को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तांडव टॉक्स और मैं हूं आपके साथ पलाश प्रिया। आज हमारे साथ एक मशहूर डॉक्टर मौजूद है जिनका नाम संजय कुमार है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, वो किस फील्ड से है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर, जो दर्शक हैं हमारे, सबसे पहले तो वो ये जानना चाहते हैं, आप जिस फील्ड से आते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, वो है क्या? देखिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वो फील्ड है जो आपके पेट और लिवर संबंधी रोगों के बारे में अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं और उसके जांच और इलाज में मदद करते हैं। तो इसमें ये काफ़ी वृहद फील्ड है। इसमें चूँकि हर आदमी कहते हैं कि जीता है खाने के लिए या मतलब खाना उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और खाने के पाचन से संबंधी जुड़ी बहुत बीमारियां होती हैं। तो अगर आप किसी एक जनरल ओपीडी जो एक डॉक्टर की ओपीडी होती है उसमें पेशेंट देखें तो अगर 100 मरीज़ वो देखते हैं तो लगभग 50 मरीज़ पेट संबंधी रोगों के होते हैं। और लिवर आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिक स्टोर हाउस कहते हैं उसको। तो उससे वो सारे बॉडी के जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनको संचालित करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड हो जाती है और इससे जुड़ी हुई बीमारियां के बारे में व्यक्ति को, आम आदमी को भी समझना ज़रूरी है। सर, सबसे पहले अगर जब हम इस फील्ड की बात करते हैं तो जब डॉक्टर बनता है कोई, तो घर में बहुत सारे लोगों के होते हैं कि या तो ये सर्जन बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? आपका क्या मोटो था कि ये इस साइड पे क्यों आना है? देखिए, मेरा शुरू से ही फील्ड ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये बड़ा क्लियर था। और जब मैं डॉक्टर बन रहा था मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे मेडिसिन का डॉक्टर बनना है, सर्जन नहीं बनना है। और मेडिसिन का आप जानते हैं कि बहुत सारी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी। तो मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था लिवर और पेट की बीमारियों में, तो इसीलिए मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को चुना। सर, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की जब जब बात की जाती है तो दो टर्म सबसे ज़्यादा दिमाग में आते हैं कि आईबीडी क्या होता है, आईबीएस क्या होता है। मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी ये चीज़ पता चले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा और ज़्यादातर लोग तो ये समझते भी नहीं कि आईबीडी कोई बीमारी है। तो संक्षेप में ये बता देता हूँ कि आईबीएस जो है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी की सबसे कॉमन बीमारी है। या यूँ कहूँ तो ये बीमारी ही नहीं है, इसको तभी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। मतलब सिंड्रोम मतलब वो स्थिति है एक तरह की। ये वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति का पाचन अप टू डेट नहीं है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है और इसकी कोई आंतरिक वजह नहीं होती। यानी हम इसका कितना भी जांचें कर लेते हैं आईबीएस के पेशेंट की, तो हम एंडोस्कोपी कर लें, सीटी स्कैन कर लें, कोलोनोस्कोपी कर लें, तमाम ब्लड टेस्ट कर लें, पर हमें कोई बीमारी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पेशेंट का केवल सिस्टम डिसऑर्डर है। यानी इसे कोई बीमारी न होते हुए भी इनका पाचन क्रिया सुचारू रूप से नहीं चलती, तो इसको आईबीएस कहा जाता है। और ये आम तौर पे इसका लिंक उसके व्यक्ति की जीवन शैली से होता है, उसकी लाइफस्टाइल से होता है, उसके खान पान से होता है और उसके मानसिक स्थिति से होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये मानते हैं कि आज की जीवन शैली में जब भाग दौड़ है और व्यक्ति अपने खान पान का समय निर्धारित नहीं कर पा रहा, क्या खाना है ये तय नहीं कर पा रहा, फास्ट फूड खा रहा है और तमाम तरह की स्ट्रेस लेके जी रहा है, तो इसलिए आईबीएस के पेशेंट बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपने कहा आईबीडी, तो आईबीडी एक डेफिनेट डिजीज़ है, उसको कहते हैं हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ये आंतों की वो बीमारी है जिसमें आंतों में छाले हो जाते हैं।
ये दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें कि बड़ी आंत में छाले हो जाते हैं और व्यक्ति को दस्त लगते हैं, खून भी जाता है, कमज़ोर होता जाता है, प्रोटीन लॉस हो जाता है, जोड़ों में भी दर्द होता है। और इसका दूसरा रूप है, उसको कहते हैं क्रोन्स डिजीज़। ये प्राइमरीली छोटी आंत को इफ़ेक्ट करती है, इसमें भी छाले हो जाते हैं, लेकिन इसमें पेट दर्द होना, उल्टी होना और बुखार रहना, खून की कमी हो जाना, ये लक्षण ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो आईबीडी को डायग्नोज करना किसी भी डॉक्टर के लिए एक चैलेंज होता है, आसान नहीं है। तमाम टेस्ट के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस व्यक्ति को आईबीडी है। और हिंदुस्तान में ये काम और भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अपने यहाँ पेट की टीबी भी बहुत कॉमनली होती है और पेट की टीबी के लक्षण आईबीडी से बहुत मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आईबीएस और आईबीडी को अलग अलग समझा जाए, और आईबीडी अगर आप डायग्नोज करें तो पहले क्लियर करें कि व्यक्ति को पेट की टीबी तो नहीं है। सर, अभी जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने फास्ट फूड का जिक्र किया। अभी के टाइम में जो लोग हैं वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो क्या ऐसा चीज़ है जो डेली रूटीन में किया जा सकता है जिससे हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहे? Right. तो फास्ट फूड का चलन पिछले 30-40 सालों में इंडिया में बहुत बड़ा है, और एक और बीमारी इसके ही पैरेलल में बढ़ी है, जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर। तो फैटी लिवर वर्ल्ड में पहले ही बहुत ज़्यादा होता था और इंडिया में भी काफ़ी होने लगा है, और इसके लिए भी जिम्मेदार हमारी जीवन शैली है, और फास्ट फूड का यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। जब हम एक उचित संतुलित डाइट की बात करते हैं, तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप ये समझें कि एक व्यक्ति को दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए, जिसमें एक हम कहते हैं नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट, एक दोपहर का भोजन और एक रात का भोजन। और तीनों ही भोजन संतुलित होने चाहिए। संतुलित से मतलब ये है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी होना चाहिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए जो सलाद के रूप में मिलता है, और व्हीट या राइस जो भी स्टेपल डाइट है वो होनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को दिन में एक फ्रूट का सेवन ज़रूर करना चाहिए, और मिल्क, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो 200-250 ml मिल्क या दही लेना चाहिए। तो ये तीनों खानों में फूड इसी तरह बैलेंस किया जाना चाहिए। ये हम ज़रूर कहते हैं कि रात का खाना ऊपर के दोनों खानों के मुकाबले हल्का होना चाहिए। व्यक्ति को भरपेट खाना रात में नहीं खाना चाहिए, और ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि खाने के बाद 3 घंटे वो जागें, तुरंत बिस्तर पर जाके लेट ना जाएं। इन सब के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक रेगुलर व्यायाम होना चाहिए। जब मैंने कहा कि फैटी लिवर इंडिया में बड़ा है, तो इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अब लोग ज़्यादातर डेस्क जॉब कर रहे हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, उठना ही नहीं होता। कोई लोग बताते हैं कि हम तो सुबह 10 बजे बैठते हैं और रात को 8 बजे अपने सीट से उठते हैं, तो व्यायाम नहीं कर पाते हैं। आने जाने का समय है, बड़े शहर हैं, अपने वर्क प्लेस पे पहुंचने में 1-1 घंटा लग जाता है, तो इन इफ़ेक्ट उनके पास ये समय ही नहीं होता कि अपने शरीर के लिए कुछ करें। तो रिकमेंडेड ये है कि हर व्यक्ति को लगभग 1 घंटा रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए। इसमें हम कहते हैं कि 45 मिनट आप वॉक करें, स्विम करें, साइकिलिंग करें, दौड़ें या कुछ खेलें, ऐसा जिसमें कि कार्डियो एक्सरसाइज होती हो, और 15 मिनट आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें, अपने मसल्स को मजबूत करें, और इस पर अगर आप 10 मिनट योगा और जोड़ पाएँ तो सोने पे सुहागा है। तो ये 1 घंटे का जो आप अपने शरीर को समय देंगे, ये आपके लिवर की हेल्थ को हमेशा मजबूत रखेगा, अपार्ट फ्रॉम फूड विच आई हैव टोल्ड। सर, देखा जाए तो देश में जो है ना, कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों को ब्लड कैंसर के बारे में पता है, लोगों को माउथ कैंसर के बारे में पता है, लेकिन कोलन कैंसर क्या है उसके बारे में दर्शकों को नहीं पता है। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार ज़रा उनको ये भी बताएं कि कोलन कैंसर क्या होता है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि अगर हम हमारे देश का इतिहास देखेंगे बीमारियों के मामले में, तो 1960 के आसपास हमारे देश में जो मौतें होती थी, 90% डेथ्स इन्फेक्शन के कारण होती थी, किसी न किसी इन्फेक्शन। और अब जो 2020 का डेटा है वो ये कहता है कि आउट ऑफ 100, 60% डेथ्स जो हैं वो नॉन इन्फेक्शस डिजीज से हो रही हैं, जिसमें कैंसर प्रमुख है, या कार्डियक कॉजेज़ हैं या कैंसर है। तो कैंसर क्यों बढ़ रहा है? कैंसर संभवतः इसलिए बढ़ रहा है कि जैसा मैंने कहा, जीवन शैली में परिवर्तन आया है। एक तो लॉन्गिविटी बढ़ी है। पहले हमारे देश की औसत आयु 45, 50, 56 साल थी, और अब जो है करीब 73 और 76 साल है फीमेल्स और मेल्स में। तो जब व्यक्ति ज़्यादा जी रहा है और इन्फेक्शन से उसको हम बचा पाए हैं बिकॉज ऑफ गुड मेडिकल केयर, तो अब उसको कार्डियक डिजीज़ और कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। दूसरा ये कि
बहुत सारे फूड में एडल्ट्रेशन है। जब बाहर का खाना खाते हैं आप तो आपको नहीं पता कि इसमें इसको प्रिजर्व किस तरह किया जा रहा है। तो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट्स खूबसूरत बनाने के लिए फलों सब्जियों में बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। और दूसरा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये सब मिलके हमारे देश में भी अब कैंसर की मात्रा बढ़ती जा रही है। आपने पूछा कोलन कैंसर में, तो कोलन कैंसर भी अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका कारण हमारी बदलती हुई डाइट है। जो वेस्टर्न डाइट थी जिसमें कि फाइबर की मात्रा कम थी, प्रिजर्व फूड की मात्रा ज़्यादा थी, करीब करीब वो डाइट हम लोग फॉलो करने लगे हैं। इसलिए हमारे देश में भी कोलोनिक कैंसर बढ़ रहा है। इनफैक्ट अमेरिका में ये रिकमेंडेशन है कि 50 की आयु पे हर व्यक्ति को कोलोनोस्कोपी कराना ज़रूरी है, क्योंकि कोलोनिक कैंसर बहुत कॉमन है। इंडिया में अभी कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है, पर फिर भी अगर 50 प्लस का कोई व्यक्ति जिसको कि आंतों के कोई भी लक्षण हो रहे हैं, ख़ास तौर में मेजर लक्षण ये है कि उसकी बावल हैबिट्स में चेंज हुआ है, वो अगर दिन में एक बार रोज़ लेटरिन जाया करते थे और अब दिन में 3-4 बार जाने लगे हैं, या रोज़ 2 बार जाते थे और अब 2-3 दिन में एक बार जाते हैं, मतलब आपकी बावल हैबिट्स चेंज हुई हैं, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि इनको कोलोनिक कैंसर हो सकता है। ख़ास तौर पे और भी अगर उनको कभी भी लेटरिन में खून आया हो। तो इन लक्षणों को ध्यान रखते हुए इन पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि जल्द से जल्द कोलोनोस्कोपी कराएं। और अब जल्दी ही हमारे देश में भी संभवतः ऐसी रिकमेंडेशन आ जाएगी कि 50 की उम्र के सभी व्यक्तियों को अपना कोलोनोस्कोपी कराना होगा, और अगर नॉर्मल आती है तो भी हर 5 साल में कराना होगा। सर, अक्सर हमारी जो दादियाँ होती थी, जो एज की वो लेडीज़ें होती थी, वो अक्सर कहती थी कि आपका अगर स्टमक अच्छा है ना तो आपकी पूरी बॉडी अच्छी रहेगी, स्टमक से ही जो बीमारियां हैं वो आती है। तो क्या ये मिथ है या फिर ये सही है? ये बहुत ही गोल्डन सवाल पूछा आपने। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट है कि हर बीमारी का ओरिजिन पेट होता है, ये लौट के आ रहा है। ये सिर्फ कन्वेंशनल मेडिसिन में या आयुर्वेदा में ऐसा माना जाता था, पर अब एलोपैथी भी करीब करीब ये मान रही है। कैसे? हमारे आंतों में बैक्टीरिया होते हैं और ये ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से बहुत से बैक्टीरिया हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, इसको हम कहते हैं हमारा इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा। तो अब जब रिसर्च होने लगी तो पता चल रहा है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनको हम, भले न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, कार्डियक डिजीज़ हैं, लिवर की बीमारियां हैं, इन सब को हम लोग रिलेट कर रहे हैं माइक्रोबायोटा से। तो चेंज इन माइक्रोबायोटा, हमारी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उनका कंपोजिशन जब चेंज होता है तो कहीं ना कहीं किसी बीमारी को जन्म देता है। संक्षेप में कहूँ तो ये है कि इसमें हम कहते हैं कि माइक्रोबायोटा में जितनी वेरिएबिलिटी है, जितने डिफरेंट टाइप के आपके अंदर बैक्टीरिया हैं फ्रेंडली, उतना ही आप स्वस्थ ज़्यादा रहेंगे, उतना ही आप लंबा जिएंगे। इनफैक्ट ये भी पाया गया है कि उन्होंने सेंचुरियंस के माइक्रोबायोटा स्टडी किया, वो लोग जो 100 साल से अधिक जिए थे, तो उनमें ये पाया गया कि इंडिया के ही आसाम की तरफ के कुछ विलेजेस के वो लोग थे, और ये पाया गया कि इस गांव में रहने वालों का माइक्रोबायोटा बहुत डिफरेंट था, तभी यहाँ पे बहुत सारे सेंचुरियंस हैं। तो घूम फिर के बात ये आ रही कि पेट को जब आप अच्छा और हेल्दी रखते हैं तो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है। सर, टेलीविज़न एड्स जो आजकल देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एड्स ऐसे हैं जो एंटी एसिड्स को प्रमोट करते हैं। तो क्या एंटी एसिड्स लोगों को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहा है या फिर एंटी एसिड्स सही है? देखिए, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है वो इसीलिए होती है कि व्यक्ति को हर बात के लिए तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। तो एंटासिड्स का अपना रोल है। अगर आपको ऑफ एंड ऑन कभी किसी दिन आपको सीने में जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, पेट भरा भरा लग रहा है, फूला हुआ लग रहा है, तो आप एंटासिड ले सकते हैं। भले ही वो ओवर द काउंटर लें, आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के लें, वो एक सेफ़ दवा है। पर अगर आपको हफ्ते में 4 बार उसको लेना पड़ रहा है तो ये ठीक नहीं है। तो आपको डॉक्टर को मिलना है, उसकी प्रॉपर जांच कराना है, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी इत्यादि करना है, उसका कारण समझना है। पर यस, वंस इन ए वाइल हुआ, आपने शादी पार्टी में बाहर खा लिया और आपको एसिडिटी हो रही है, तो एंटासिड लेने में कोई बुराई नहीं। सर, बहुत सारे हमारे दर्शकों में ऐसे दर्शक भी हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, जो यूथ डॉक्टर की तरफ आ रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनसे तो एक ही बात कहनी है कि अगर आप मेहनती व्यक्ति हैं और आप डेडिकेटेड हैं तो आप डॉक्टर बने। इस प्रोफेशन को लाइटली ना लें। डॉक्टर केवल उसी को बनना है जो मेहनत कर सकता हो। इस प्रोफेशन में बहुत मेहनत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, पढ़ाई आपको बहुत करनी पड़ेगी। ये ना सोचें कि आपकी डिग्री हो गई, आपने एमडी कर लिया, डीएम कर लिया
तो आप पढ़ना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसर्च इज़ ऑन गोइंग। तो आपको जीवन पर्यंत पढ़ाई करनी पड़ेगी और हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। और जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी समाज में और भी बढ़ जाती है। आपके परिवार का हर व्यक्ति आपकी तरफ देखता है कि मुझे कुछ बीमारी हुई तो मुझे इनसे एडवाइस मिल जाएगी, और आप ही वो ज़रिया बनते हैं कि इनको सही रास्ता दिखाकर एक सही मुकाम पे पहुंचा सकें अगर उन्हें कोई बीमारी हुई है। तो ये एक बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण प्रोफेशन है, और आप ज़रूर इसमें आएँ क्योंकि इसमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आज के लिए तांडव टॉक्स की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।